बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा जो है लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 और ये यूनिट 7 है, रिएक्शन काइनेटिक्स। ये हमें अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे ना, रिएक्शन काइनेटिक्स, तो सिंपल सी डेफिनेशन, रिएक्शन काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल, और इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं और यही हमारे आज के टारगेट्स हैं। पहले मैं आपको यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, पहले 10 मिनट 12 मिनट, बल्कि ज़्यादा टाइम हो सकता है। फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, 5-6 फैक्टर्स अब डिस्कस करेंगे और फिर असल काम की तरफ चले जाएंगे, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो आसान चीज़ें हैं उनको हम तेज़ी से पढ़ते जाएं ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर पाएँ। रेट ऑफ रिएक्शन, ये पहला जो काम है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, टाइम टेकन फॉर द चेंज। रेट ऑफ रिएक्शन को दूसरे अल्फाज में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट कितनी तेज़ी से बनता है, दोनों बातें। कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डेल्टा सी लिखते हैं और चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी लिखते हैं। तो ये मेरे पास पहली चीज़ आ गई। अब दूसरी बात क्या है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं। बेटा जी, मैं बार बार लिखूंगा कि कंसंट्रेशन जो है ना, इसके लिए आप मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आप कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में भी लेते हैं, आप इनको कौन भी लिख देते हैं, आप इसको मोलैरिटी भी लिख देते हैं। आप कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर में भी लेते हैं, यानी एटमॉस्फियर, टॉर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें भी लेते हैं। आप कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में भी लेते हैं और आप कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स में भी लेते हैं। ये चारों बातें आपके ज़हन में। अगर आप कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में लेंगे तो कंसंट्रेशन ऊपर है तो ऊपर आ गया मोल पर डीएम क्यूब, और नीचे टाइम आप किस में ले रहे हैं, सेकंड में। अगर स्लो रिएक्शन है, स्लो तो सेकंड, फास्ट है तो सेकंड, मॉडरेट है तो मिनट, और अगर बहुत स्लो रिएक्शन है तो फिर आपको आवर्स में लेना पड़ेगा। तो टाइम के लिए आप डिफरेंट, मैं सेकंड की बात कर लेता। तो दिस वन इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, अगर आप गैसेस की बात करेंगे ना, तो गैसेस में कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब की बजाय पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, और अगर आप कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर डीएम क्यूब बजाय एटमॉस्फियर लिख दोगे तो फिर आपके पास ये बन जाएगा। इसका मतलब है इन केस ऑफ गैसेस रेट ऑफ रिएक्शन का ये यूनिट, और इन केस ऑफ लिक्विड, सॉलिड, और इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ना रिएक्शन काइनेटिक्स, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा और हमने कहा कि इसमें हम 3 टारगेट्स इनको अचीव करेंगे। पहला रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मुझे ये इक्वेशन चाहिए। उसके यूनिट्स क्या हैं, वो 2 तरह से, हमने ये वाला ये आना चाहिए और एटमॉस्फेयर पर सेकंड आना चाहिए। अब आओ टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर आप ना स्पीड के लिहाज से, स्पीड उसके लिहाज से रिएक्शंस को क्लासीफाई करें ना, तो आपके पास स्लो रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जिनको टाइम लगता है, मसलन अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन H2 + O2 गोज़ टू H2O, वाटर बनता है। ये गैस है, लेकिन अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे, बेटे जी 25 पे तो ये स्लो होगा, बहुत स्लो होगा, बहुत वक्त लगता है वाटर बनने में। हाँ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो ना, फिर तेज़ी से हो जाता है, लेकिन मैं तो रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। लोहे को 2 दिनों में, 3 दिनों में, हफ्ते में जंग नहीं लगता, कई दिन लगते हैं, कई महीने लगते हैं जंग। तो इसका मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज अ स्लो रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ HCl इन डार्क,
अगर आप H2 प्लस Cl2 दोनों गैसेस, अगर आप इन दोनों का डार्क में रिएक्शन करवाएंगे, डार्कनेस में HCl बनेगा, लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होगा। आप एक और काम कर सकते हो, आप डार्कनेस की बजाय इसको डिफ्यूज सनलाइट में और डायरेक्ट सनलाइट में, अगर आप डिफ्यूज सनलाइट इस्तेमाल करेंगे, HNu डिफ्यूज्ड सनलाइट, तो फिर ये मॉडरेट रिएक्शन होगा। और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट लोगे ना, डायरेक्ट, तो फिर ये आपके पास ना फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन बेटा जी मैंने डिफ्यूज या डायरेक्ट सनलाइट की बात नहीं की, मैंने किसकी बात की है? डार्क। तो डार्क में ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो। मॉडरेट रिएक्शन जो ना स्लो है ना फास्ट है, मसलन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बहुत मशहूर रिएक्शन है, फर्स्ट ईयर में 8-10 दफ़ा, सेकंड ईयर में बहुत दफ़ा। डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, बार बार आज इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। 2N2O5 गोज टू 2N2O4 प्लस O2। ये ना स्लो है ना फास्ट है, मॉडरेट है। डाइजेशन ऑफ फूड, खुराक का हजम होना, ये भी मॉडरेट रिएक्शन। बेटे ये दो रिएक्शन आ गए, दीज आर वेरी फास्ट। मसलन ये ऊपर वाला रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, जब आप इन दोनों सोल्यूशन को मिलाएं, मतलब आपने क्या करना है, आपने ना AgNO3 को लेना है, ये इसका एक्वस सोल्यूशन, एक्वस, और आपने सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सोल्यूशन लेना। दोनों सोल्यूशन मिलाओ, AgCl बनेगा। मैं उसको एरो नीचे शो कर रहा हूँ, यानी इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, और साथ आपके पास NaNO3। इस रिएक्शन को होने में कितना वक्त लगता है? इतना वक्त लगता है, बहुत कम, पलक झपकने से पहले ही होगा। जो ही आप इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करते जाओगे ना, वाइट प्रेसिपिटेट नीचे बैठते जाएंगे, और वो जो वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे दे आर ऑफ AgCl। रिएक्शन क्यों फास्ट हो रहा है? इसलिए फास्ट हो रहा है कि आपके पास ये जो रिएक्टेंट है ना, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ ना कि व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, आप दो जवाब देंगे। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक और भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट में बॉन्ड का टूटना, प्रोडक्ट में बॉन्ड का बनना। ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, रिएक्टेंट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनना और टूटने का अमल तेज हो, तेजी से, तो वो फास्ट रिएक्शन होगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट में बॉन्ड मजबूत हैं, टाइम ले रहे हैं टूटने में, और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनने में भी टाइम लग रहा है, फिर वो रिएक्शन क्या होगा? स्लो। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया ना, AgNO3 और NaCl रिएक्टेंट एक्वस सॉल्यूशन में, इनमें आयनिक बॉन्ड पहले ही टूटा हुआ है। इसका बनना है, जब आप इनको मिलाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान क्या बनना है? आयन बॉन्ड बनना है। टूटा पहले ही हुआ है, क्योंकि सॉल्यूशन की फॉर्म है ना। सॉल्यूशन में जब AgNO3 को पानी में डालेंगे ना, ये फौरन Ag प्लस बना देगा और NO3 बना देगा। इसका मतलब है वो तो पहले ही टूटे हुए हैं, आपने इनको सिर्फ मिक्स किया तो फौरन रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस, जिससे साल्ट और वाटर बनता है, दैट इज आल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन। आपने इस पेज पे क्या पढ़ा? इस पेज पे आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्पीड की बुनियाद पर। तो 3 किस्म के, स्लो, फास्ट और मॉडरेट। ये जो है ना, ये वाला जो पेज अभी आपने पढ़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, ताकि आपके ज़हन में इन 6-7 रिएक्शन का स्केच बन जाए। आगे बढ़ो। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन किसकी? मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ बेटा जी। मेरे से पूरा नहीं लफ्ज़ लिखा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, मैं सिर्फ रेट ही लिखूँगा। मैं जब रेट लिखूँगा आपने मतलब लेना है कि मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, मैं आपके सारे ग्राफ बनाऊँगा। दिस इज़ टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। ये टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ है। ये टाइम ऑन एक्स एक्सिस while the concentration on y axis, ये y axis आ गया। टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। मैं रिएक्शन लेता हूँ, A goes to product B, here A is the reactant, B is the product, and this is the irreversible reaction। ये रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये बात ध्यान में रखिए। अब मैं ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ। एक्सपेरिमेंट
पहले मैं रिएक्टेंट के लिहाज से एक्सपेरिमेंट लेता हूँ। मेरे जेहन में लॉ ऑफ मास एक्शन है, और लॉ ऑफ मास एक्शन है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ना जब रिएक्शन होता है तो पहले 5 सेकंड के बाद मैं ए की कंसंट्रेशन लेता हूँ, वो ये आ गई। अगले 5 सेकंड के बाद ये, अगले 5 सेकंड के बाद ये क्या हो क्या रहा है? जब रिएक्शन शुरू हुआ तो ये था ए, अगले 5 सेकंड के बाद कंसंट्रेशन कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, यूज की कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। आपके पास ना रिएक्टेंट के लिहाज से ये डाउनवर्ड कर्व आता है, ये डाउनवर्ड कर्व। एक वक्त आता है ये कर्व जाके एक्स एक्सिस में मिल जाता है। जब मिल जाएगा इसका मतलब है रिएक्टेंट सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। ये डाउनवर्ड कर्व, डाउनवर्ड कर्व, एंड दिस कर्व इज फॉर रिएक्टेंट्स। और हर लम्हे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही, हर गुजरते लग। क्यों कम हो रही? क्योंकि रिएक्टेंट मुसलसल किस में कन्वर्ट होता जा रहा है? प्रोडक्ट। अब आप यही ग्राफ प्रोडक्ट के लिहाज से बनाएं। जब रिएक्शन शुरू होने लगा था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या? 0, बनाई नहीं अभी। कुछ देर के बाद कितना हो गया? इतना बन गया, फिर इतना, फिर इतना। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इजाफा होता जाता है, और हमारे पास ये अपवर्ड कर्व आएगा। ये दिस इज अपवर्ड कर्व, एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट्स। अगली बात वाला क्या आ गई? आप कहेंगे सर काम की बात पे आए, और काम की बात है कि हमें ना रेट ऑफ रिएक्शन बताएं कि वो इस सारे के अंदर कहाँ नज़र आ रहा है। बेटे जी आपने काम वाला क्या करना है? आप मुझसे कहते कि सर जब टाइम 10 सेकंड गुजरा है, 10 सेकंड, तो हम इस रिएक्शन का जिसका आपने ग्राफ बनाया ना, हम इसका रेट जानना चाहते हैं 10 सेकंड का। तो आप क्या करेंगे? 10 सेकंड से बिल्कुल सीधा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे टच करेंगे। जहाँ पे आप इस कर्व को टच करेंगे ना, वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट, ये टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट ड्रॉ करें। जहाँ पे किस टाइम पर? 10 सेकंड पर। क्या जानना चाहते? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बिल्कुल वहाँ से ऊपर जाओगे, और ये कर्व जो ऊपर से नीचे डाउनवर्ड कर्व है, इसको टच करोगे। जहाँ पे आप टच करोगे वहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। अब वो जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ना, उसको ले लो। ये वो टेंजेंट आ गया, ये वो टेंजेंट है, और ये आपके पास ये टाइम आ गया, ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। इसमें 3 चीज़ें आ गई आपके पास। ये है डेल्टा टी, ये है डेल्टा सी, और ये आपके पास रन। अब आपको पता है कि डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी दैट इज कॉल्ड टू रेट। इस तरह आप रेट मालूम कर सकते। एक और बात, ये जो आया ना, इसे मैं कहता स्लोप, SLOPE, स्लोप। इसका ना तिरछापन, मैं उसे कहता हूँ स्टीपनेस ऑफ स्लोप। मैं कह रहा हूँ, मैं इधर लिखता हूँ स्टीपनेस ऑफ स्लोप का तिरछापन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। अब मैं क्या बात करना चाहता हूँ? मैं बात ये करना चाहता हूँ कि आप देखो शुरू में ना यहाँ पे ये स्टीपनेस ऑफ स्लोप इस तरह है, यहाँ पे जाके थोड़ा सा इस तरह हो गया, यहाँ पे जाके थोड़ा सा और इस तरह हो गया, और यहाँ जाओगे थोड़ा सा और इस तरह हो जाएगा। यानी शुरू में स्टीपनेस इस तरह है, स्लोप इस तरह। 10 सेकंड के बाद थोड़ा सा यूं हो गया, अगले 10 सेकंड के बाद थोड़ा सा और यूं हो गया, अगले उसके बाद ये इस तरह हो गया। मतलब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, स्टीपनेस ऑफ स्लोप कम होती जाती है। और स्टीपनेस ऑफ स्लोप को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब है एज द टाइम पासिस, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है रिएक्शन स्लो होता जाता है, शुरू में वेरी फास्ट। तो अब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे रिएक्शन वेरी फास्ट, यहाँ पे स्लो, फिर और स्लो, फिर और स्लो, और एंड पे बिल्कुल ख़त्म। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ये बात बेटा जी, अब इसको भी देखना है। अगर आप रिएक्टेंट के लिहाज से ये रिलेशन बनाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हर गुजरते लम्हे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से ये इक्वेशन लेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस, क्योंकि हर गुजरते लम्हे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही। अच्छा, ये मेरे पास था ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें ग्राफ हमने कौन सा लिया? टाइम कंसंट्रेशन ग्राफ। असल जो बात आई थी दैट इज द स्टीपनेस ऑफ स्लोप। जितनी स्लोप ज़्यादा तिरछी होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, और जितनी वो स्मूथ होती जाएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती जाएगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा? स्लो। अच्छा, अब आगे बढ़ो। डिफरेंस बिटवीन, एक तो आपने पढ़ा ना स्लो रेट, मॉडरेट, फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन की और भी टाइप्स हैं। एक कौन सी? इंस्टेंटेनियस रेट, और दूसरा क्या हो गया? एवरेज। अब एक मेरी बात को सुनना, मैं आपके सामने ग्राफ शेयर करता हूँ। बेटे जी मेरे पास ग्राफ में ना ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये मेरे पास वो कर्व आई जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये कर्व, और ये जाके यहाँ पे इसमें मिल जाए, ये कर्व। अब सुनना इसको, यहाँ पे आपने ना टाइम लिया, इसको आप सेकंड में ले लो, अगर फास्ट रिएक्शन है मिनट में ले लो, अगर मॉडरेट रिएक्शन है आवर्स में, डेज में ले लो, अगर स्लो रिएक्शन, और इधर आप ले रहे हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पे ज़ीरो है, फर्ज के सेकंड है 10 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, और इधर कंसंट्रेशन 0, 1, 2, 3, 4, कंसंट्रेशन ऊपर बढ़ रही है। रिएक्शन क्या है? A goes to B, here A is the reactant while B is the product, और ये जो मैंने कर्व बनाई है ये डाउनवर्ड कर्व है, और ये रिएक्टेंट के लिहाज से। अब ना मैं दो लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ, एक है इंस्टेंटेनियस रेट, एक है एवरेज रेट। एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज, दोनों को। बेटा जी आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, 10 सेकंड हुए, 10 सेकंड, मैं आपसे पूछता हूँ बेटा जी व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ? आप ना जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से सैंपल लोगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है रिएक्टेंट, और जितना टाइम उसमें चेंज कर दो तो आपके पास ये आ जाएगा रेट। चूँकि आपने फ़ौरन मालूम किया, आप मुझे जवाब वाला क्या देते हैं? आप कहते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना फ़र्ज़ करते हैं, आप मुझे कहते हैं सर इससे मैं ऊपर जाता हूँ, आप मुझे कहते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन फ़र्ज़ कर रहा हूँ, आप कहते हैं मुझे 80 मोल पर DMQ पर सेकंड, इतना ठीक है। 10 सेकंड और गुजर गए, 20 सेकंड हो गए, अब मैं आपसे कुछ पूछता व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ? दोबारा आप सैंपल लेते हैं और आप मुझे कहते हैं सर अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना दैट इज़ 60 मोल पर DMQ पर सेकंड, इट्स ओके। 10 सेकंड और गुजर गए, अब आप कहते हैं सर 45 मोल पर DMQ पर सेकंड, अब आप कहते हैं जी 38 मोल पर DMQ वगैरह वगैरह, एंड पे आप कहते हैं जी 5 मोल पर DMQ पर सेकंड, और एंड पे आप मुझे कहते हैं जी 0 मोल पर DMQ। जब 0 का मतलब उसका रिएक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। ये जो आप मुझे बता रहे हैं 80, 40, 45, 60, 38, 5, दीज आर कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जब रिएक्शन हो रहा है ना किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन नाउ, अब जो फौरन मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं ना दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। उसके लिए ये वाली इंस्टेंटेनियस रेट दैट इज इक्वल टू dx/dt, dx/, इसको भी देखते हैं। अच्छा ये हो गया, अब आप एक और काम करो, मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी ये रिएक्शन आपने परफॉर्म कर लिया, आप कहते हैं यस, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट उसकी वैल्यू आ गई, मैं कहता हूँ यस। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 10 सेकंड से लेकर ना 10 सेकंड से लेकर आपने 60 सेकंड तक इन दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान, इन दो के दरमियान मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? तो सच है रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ना इस पे जाके ना ये टाइम देख लो और इस पे कंसंट्रेशन वो ड्रॉ कर लो, ये आ जाएगा डेल्टा T, ये आ जाएगा डेल्टा C, और जो जवाब दोनों का आएगा उसे हम क्या कहेंगे? तो ये आएगा डेल्टा C/डेल्टा T।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस लेते थे ना, उस वक्त आप लेते थे रेट इंस दैट इज कल टू dx/dt। अब दो चीज़ें आ गई, इधर मैं डेल्टा लेता हूँ एवरेज में, और इंस्टेंटेनियस में मैं क्या लेता हूँ, डी। यानी एवरेज में मैं डेल्टा लेता हूँ, और जब इंस्टेंटेनियस रेट की मैं बात करता हूँ तो वहाँ मैं डी लेता हूँ। अब डी और डेल्टा में क्या फ़र्क है, डेल्टा भी चेंज होता है, डी भी चेंज होता है, लेकिन जो डी है दैट इज़ वेरी स्मॉल चेंज विद इन सेकेंड, और जो डेल्टा है दिस इज द लार्ज चेंज। बात समझे ना? तो इसलिए इधर क्या हुआ, dx/dt, और उधर हमने क्या लिखा, डेल्टा x/डेल्टा t। अच्छा, एक और चीज़, आपने ना मुझे इसका ना, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, आपने मुझे कहा सर इसका जो एवरेज रेट आ रहा है ना, एवरेज, वो कैलकुलेट करके आपने मुझे दिया रेट एवरेज। आप मुझे कहते सर वो आ रहा है 40 मोल पर dm³ पर सेकंड, मोल पर dm³ पर सेकंड। आप कहते हैं इतना। अब ज़रा मेरी बात को सुनो, ये पूरा ग्राफ आपके सामने आ गया। जब रिएक्शन इनिशियल स्टेट पे था, इनिशियल शुरू में, तो इंस्टेंटेनियस रेट कितना है, 60, 80, 60, ये इंस्टेंटेनियस है, और इस रिएक्शन का एवरेज कितना है, 40। यानी शुरू में इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन एवरेज। लेकिन अगर आप लेटर स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन देखेंगे, इंस्टेंटेनियस कितना है, 38, 25, 2। इसका मतलब है एट द एंड लेटर स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन अब इंस्टेंटेनियस एवरेज से क्या होता है, कम होता है। मैंने क्या कहा, एट फर्स्ट शुरू में द इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर देन द एवरेज रेट। और दूसरी बात मैंने क्या की है, एट द एंड यानी आखिर में जाके एवरेज रेट इज हायर देन द इंस्टेंटेनियस। एक और बात, वो अगर आपकी बात समझ में आ गई तो मैं कहूँगा बड़ी बात है। बेटा जी, एक वक्त ऐसा तो आता होगा ना जब मैं कहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस कितना है, आप कहते हैं सर 40 मोल पर dm³ पर सेकंड, और मैं कहता हूँ एवरेज कितना है, आप क्या कहते हैं, 40 मोल पर dm³ पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि व्हेन टाइम अप्रोचेस टू जीरो, एक छोटा सा लम्हा, एक लम्हा, टाइम अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है बहुत कम वक्त के लिए, पलक झपकने से भी कम वक्त, एक ऐसा वक्त आता होगा जब रेट इंस्टेंटेनियस और रेट एवरेज आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। लेकिन उससे पहले 40 बराबर हो गए ना, लेकिन उससे पहले इंस्टेंटेनियस इज ग्रेटर देन एवरेज, और उस लम्हे के बाद एवरेज इज ग्रेटर देन इंस्टेंटेनियस। ये ना दोनों चीज़ें आपके से, दीज आर टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस और दूसरा क्या है, एवरेज। अच्छा, एक और बात, एक सेंटेंस बोला क्या है, वो सेंटेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। इस बात को समझना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आते हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, पता ही नहीं आपको चलता। अब इसका माने क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमेशा चेंज होती है। यानी अब अगर मैं कहूँ ना कि अब रेट ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है, मैं आपसे कहता बेटा जी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आप कहते हैं सर 4 मोल पर dm³ पर सेकंड, ये अभी मुझे आप जवाब देते हैं। अगले लम्हे में पूछता हूँ कि अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, अब आप मुझे 4 मोल पर dm³ पर सेकंड नहीं कहोगे, आप कहोगे 3.8 मोल पर dm³ पर सेकंड। अगले लम्हे मैं फिर आपसे पूछता हूँ 2-3 मिनट के बाद, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, आप कहेंगे सर 2.9 मोल पर dm³ पर सेकंड। यानी हर लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है, और हर लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन पहले से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों भला कम होता है, क्योंकि रिएक्टेंट मुसलसल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा। आगे बढ़ो, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करवाई ना, मैंने कहा हमने इस चैप्टर में 3 बातें पढ़ दी। एक रेट ऑफ रिएक्शन, वो हो गया, और अब दूसरा क्या आ गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में बेटा जी पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मेरी बात को ज़रा सुनना, मैं क्या कहता हूँ।
आपने ना ज़रा यहाँ पे ये देखना है कि मैं बच्चों को समझाता कैसे हूँ। हो सकता है कल आप भी, शायद आप में से कोई डॉक्टर बनने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर बने, तो फिर आपको साफ ज़रा है कि मेडिकल कॉलेज में लेक्चर्स भी देने पड़ेंगे। या हो सकता है कि आप किसी PhD कर जाएं, कहीं प्रोफेसर लग जाएं। आप कैसे बच्चों को समझाएंगे, ज़रा देखना मैं कैसे समझाता हूँ। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा हेडिंग आ गया, और हमने बताना क्या कि रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। पहले मैं एग्जांपल का सहारा लेता हूँ। मैं कहूँगा कि आपके पास पोटाशियम है ना, इसका वाटर से रिएक्शन करवाएं। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, इंतहाई फास्ट, और आपके पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और 7 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। अब मैंने ना कैल्शियम को लिया, इसका वाटर से रिएक्शन करवाया, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 7 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बट दिस रिएक्शन इज स्लो, ये स्लो है। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में फ़र्क क्या है? इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, वो तो सेम है। हाँ, दूसरे रिएक्टेंट का फ़र्क है। एक क्या है पोटाशियम और दूसरा क्या है कैल्शियम। पोटाशियम का ताल्लुक फर्स्ट ए ग्रुप से है, पोटाशियम एक अल्कली मेटल है। कैल्शियम का ताल्लुक सेकंड ए ग्रुप से है, और कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब है रिएक्टेंट की नेचर चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ा। अगर रिएक्टेंट पोटाशियम होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्टेंट कैल्शियम होगा तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो। ऐसा क्यों है? वो कहते हैं इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। तीन। नंबर वन है EC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को देखोगे ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर आप सेकंड ए ग्रुप को देखोगे ना, उनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। बेटा जी, जब s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और NS2 के केस में s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेड हो जाते हैं, और पेड होने पर वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। और जब 1 होता है वो अनपेयर होता है, सिमेट्री लेस होता है, और सिमेट्री लेस होने की वजह से वो क्या होता है, अनस्टेबल। अब जो अनस्टेबल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने एक दिन आपको बताया कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जो अनस्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका मतलब है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बता रही है कि जो अल्कली मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल विच हैव द 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक और भी बात, एंड दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। यानी जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है, जो अल्कली मेटल्स हैं, दे हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, सबसे कम इनकी है। अगर इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे कम है तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ये 2 बातें। तीसरी एक और बात, और वो है कि रिएक्शन किस किस्म का है। रिएक्शन किस किस्म का? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व होंगे, अभी वो पीछे हमने पढ़े थे स्लो, फास्ट, मॉडरेट रिएक्शन। तो अगर आयनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे वो फास्ट रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर कोवलेंट कंपाउंड होंगे, कोवलेंट कंपाउंड, तो वो रिएक्शन क्या देंगे, स्लो। ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट है ना। अगर रिएक्टेंट आयनिक कंपाउंड होंगे रिएक्शन फास्ट होगा, लेकिन बशर्ते कि वो एक्वस सॉल्यूशन में हो। और अगर रिएक्टेंट कोवलेंट कंपाउंड होंगे तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो। ये सारी जो 3 बातें मैंने आपको बताई ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन और रिएक्टेंट का वो आयनिक होना, कोवलेंट होना, ये 3 बातें इस हेडिंग को एक्सप्लेन करती। मेरी बातों को समझे? जितनी मैंने बातें बताई हैं, क्या आप इन बातों को पिक कर चुके हैं? कोई मुश्किल तो नहीं आपके लिए? अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बहुत सिंपल सी बात। मैं 2 मिनट पहले भी समझा रहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा, जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतना रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा, और अगर रिएक्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब ना मसलन मैं ना
कंबस्टन रिएक्शन की बात करता हूँ। कंबस्टन, लकड़ी लें, वुड लकड़ी, और इसको ऑक्सीजन में जलाएं। ये कौन सी ऑक्सीजन है? जो हवा में मौजूद है, O2 इन एयर। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो हवा में है ना, दैट इज़ 21%। बाकी जो है ना, बाकी जो है 79% वो अदर गैसेस है, जिनमें मेन नाइट्रोजन है। अच्छा, अगर आप ये लकड़ी को हवा में जलाएंगे जिसमें सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, कंबस्टन प्रोसेस स्लो होगा, स्लो। अब आप ना, रिएक्टेंट सेम है दोनों में, रिएक्टेंट सेम है, वुड ऑक्सीजन रिएक्टेंट सेम है। अब कंसंट्रेशन फर्क कर। अब आपने कौन सी ऑक्सीजन ली है? अब मैंने प्योर ऑक्सीजन ली, प्योर, ये 100% है, ऊपर वाली 21% थी, ये 100% है। यानी अब आपके पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पहले से 5 गुना क्या है, ज़्यादा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन में लकड़ी को जलाओगे तो रिएक्शन क्या होगा? वेरी फास्ट, बहुत तेज होगा। अब याद रखना, जो हवा है ना, हवा, इसमें 21% ऑक्सीजन होती है। कुदरत के निज़ाम देखो, कुदरत के निज़ाम 21% ऑक्सीजन होती है। चीज़ों को आग लग जाती है और उस आग को बाज़ दफ़ा काबू करना मुश्किल हो रहा होता है, हालांकि सिर्फ ऑक्सीजन कितनी है? 21%। और अगर हवा में ऑक्सीजन 21 की बजाय 50%, 70%, 80% होती, तो कायनात में जहाँ भी कोई चीज़ थोड़ी सी आग लगती ना, आपके पहुँचने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें तबाह हो जाती थी। कुदरत ने हर एक चीज़ को वेल मैनेज करके रखा हुआ। तो फितरत में 21% का मतलब है कि फितरत ने कंबस्टन में आग को कंट्रोल में रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आओ, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। मैं आपको ना पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको याद करवाता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेटा जी, आप ना लंप ले लो, लंप को उर्दू में कहते हैं पेड़ा। रोटी बनाने से पहले आटे का पेड़ा बनाते हैं, उसे कहते हैं लंप। उर्दू में से हमें ढेला भी कहते हैं, ढेला। लंप, ये आपके पास लंप आ गया। आप क्या करो, आप इस लंप को क्रश कर लो, क्रशिंग इसकी करो, क्रश। आप इसको तोड़ लो, अब इसकी ये चिप्स बन जाएंगे, ये चिप्स। उसी के पहले एक था, अब ये कोई 4-5 हज़ार बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं चिप्स, CHIPS, चिप्स। इस चिप्स को माइनर सा ग्राइंड कर लो, माइनर सा, थोड़ा सा, ये इस शक्ल में आ जाएंगे, ऐसे छोटे हो जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं ग्रैन्यूल्स, दानेदार। इनको मज़ीद पीस लो, ग्राइंड कर लो, मज़ीद फाइन ग्राइंडिंग कर लो, अब ये बिल्कुल इस शक्ल में आ जाएंगे। इसको हम 3 नाम देते हैं। हम इसे पाउडर फॉर्म कहते हैं, पाउडर फॉर्म। हम इसे डस्ट फॉर्म कहते हैं। हम इसे फाइनली डिवाइडेड फॉर्म कहते हैं। तीनों में से जो मर्जी नाम ले। अब भला हो क्या रहा है? अमाउंट उतनी है, मैस उतना है। ये जो लंप है ये भी 500 ग्राम है, चिप्स भी 500 ग्राम, ग्रेन्यूल भी 500 ग्राम, और जो एंड पे आपके पास फाइन बॉर्डर बना है वो भी 500 ग्राम। लेकिन जब आप इधर से यूं को जाते हैं, बेटा जी, जब आप इधर से यूं को जाते हैं, ये आप जा रहे हैं, ये जब आप जाते हैं ना, भला यहाँ पे क्या होता है? 2 चीज़ें। एक, साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, साइज छोटे से छोटा होता जाता है। लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीजेस। इसका मतलब है जो लंप है उसका सरफेस एरिया कम है, सिर्फ बाहर वाली सरफेस जो है दैट इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन टू कैरी आउट। लेकिन जब आप उसको काट के चिप्स के फॉर्म में लाते हैं, अब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया। अब मैं 2 एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। आप ना एल्यूमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाओ,
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्रोडक्ट जो भी बनेगा ना, मैं पी लिख देता हूँ, मुझे इक्वेशन से गर्ज नहीं, मुझे बात समझाने से गर्ज है। अगर आप एल्यूमिनियम को लंप फॉर्म में लोगे, लंप ढेले की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट बनेगा। एक बबल्स बन के एक एक बबल आराम आराम करके ऊपर को निकल रहा है, स्लो रिएक्शन। अगर यही एल्यूमिनियम आप दानेदार फॉर्म में ले आओ, पाउडर फॉर्म में ले आओ, पाउडर फॉर्म, अब रिएक्शन करवाओ, अब यही हाइड्रोजन तेजी के साथ, अब फिर भी सेंस के साथ निकलेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फास्ट, तेज हो गया बिल्कुल। अब कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को आप कहते हैं संगे मार्बल, संगे मार्बल, आप इसे कहते हैं मार्बल। इसको लंप की फॉर्म में ले लो, यूं बड़े बड़े टुकड़े, इसका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओ, स्लो रिएक्शन होगा। लेकिन यही आप पाउडर फॉर्म में पीस लो, अब रिएक्शन करवाओ, अब फास्ट होगा। मैंने ना नेशनल जियोग्राफिक चैनल जो है ना, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जो इसकी खूबसूरत तस्वीर थी। डॉक्यूमेंट्री क्या थी? उन लोगों ने ना 3 लॉग्स ऑफ वुड, लकड़ी के बड़े बड़े तने ले लिए, तीनों को उन्होंने मैश किया एक जितना, 100 kg 100 kg 100 kg, यानी तीनों में लकड़ी एक जितनी है। अब उन्होंने क्या किया? पहले लॉग को आग लगाई, उसको सारे लॉग को, उस लकड़ी के तने को जलने में 45 मिनट लगे। उसने दूसरा लॉग लिया, उसकी चिप्स बना दी, काट काट के ना लकड़ी से, कुल्हाड़े से चिप्स बना दी, इतने इतने टुकड़े बना दिए लकड़ी के, उसको आग लगाई। 5 से 7 मिनट लगे उसको जलने में। पहले को 45 मिनट, अब 5 से 7 मिनट। अब उन्होंने क्या, तीसरा लॉग जिसका वजन पहले दोनों जैसा ही था, उसको चिप्स बना के, उसको ग्राइंड करके ना पाउडर फॉर्म में ले आए। अब उसको आग लगाई, एक ना प्लास्टिक के पाइप में भर के ना, उसको बूरा भर के उसको आग लगाई, वो धमाके के साथ सारा जल गया। हुआ भला क्या? पहले केस में सरफेस एरिया कम था, चिप्स भी का फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ गया, और जब वो बूरे की शक्ल में पाउडर फॉर्म में लकड़ी आ गई तो सरफेस एरिया और बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लाइट, बेटा जी, लाइट तमाम रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करती। लाइट सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव होती है इन फोटो केमिकल रिएक्शन। उनमें मैंने अभी आपसे ये जो लाइट है ना, एक प्रोवाइड था फोटोन, और वो फोटोन जाके ना एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह उसको बढ़ा देते हैं और यू रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाओ, ये तीन कैटेगरीज है। पहली बात, अगर आप डार्कनेस में रिएक्शन करवाएं HCl बनेगा। दूसरी बात, आप ना डिफ्यूज सनलाइट ले लो, डिफ्यूज्ड सनलाइट, ये सनलाइट HCl ही बनेगा। और तीसरी बात, आप डायरेक्ट सनलाइट ले लो, डायरेक्ट सनलाइट। ये 3 कैटेगरीज मैंने बताई, 2HCl ही बनेगा। लेकिन बेटा जी, जो पहली कैटेगरी है ना, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो, वो तो अंधेरा है, लाइट है ही नहीं। अब दूसरी कैटेगरी में हाइड्रोजन क्लोरीन तो वही है जो पहले है, लेकिन डिफ्यूज सनलाइट होने की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गया? मॉडरेट। और अगर अपनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दो तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। ये जो मैंने बात की है ना, अब मेरी इसी बात को फोटोसिंथेसिस पर, फोटोसिंथेसिस उस पर भी अप्लाई करेंगे। रात के वक्त व्हेन देयर इज नो लाइट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सीजेस। और आप ये भी पढ़ते हैं, जितनी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है। ये बात समझ लो बेटा जी। एक और टॉपिक आ गया, दैट इज टेम्परेचर। आम तौर पर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, चाहे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो। हर किस्म के रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो स्पीड अप हो जाता है। टेम्परेचर जो है ना, ये मोस्ट अफेक्टिव फैक्टर है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। अब ना जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर तो इसके बढ़ाने से बढ़ाते हैं, एरो ऊपर बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाता है। अफेक्टिव कोलिजन्स वो बढ़ जाता है, और जब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है ना, ये बढ़ जाता है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है।
तो एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ाता है। एक मैंने आपसे बात करनी थी, और वो क्या, मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ, मेरी बात को आपने गौर से सुनना है। मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B गोज टू प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हो रहा है, सपोज ये टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर हो रहा है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रिएक्शन का जो रेट है ना, मैं फर्ज कर रहा हूँ, वो है 2 मोल पर dm³ ये मेरी पहली बात आ गई। एक रिएक्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, और मैंने उस रिएक्शन का रेट भी आपको बता दिया। अब अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया, 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या है, डबल। अगर आप डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 मोल पर dm³/s। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जर्नल ऑब्जर्वेशन है, जर्नल, या जिसे हम कहते हैं यूजुअली, आमतौर पर ऐसा देखा गया। और अगर आप टेम्परेचर को 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाए, आपने मज़ीद कितना बढ़ा दिया है, 10, सॉरी इसको दोगुने के बजाय ना लफ्ज़ में लिखता हूँ, दोगुने के बजाय, दोगुना नहीं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दोगुना नहीं। अगर आपने ना इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल। ये बात ज़हन में रखनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये इसका भी डबल हो जाएगा, और 4 का डबल क्या होगा, 8। तो ये मेरी बात आपने ज़हन में रखी। अब मैंने ना ये आपको हिंट दे दिया, ये समझा दिया। अब जब MCQ आना है ना, MCQ भला क्या आएगा, हमारे पास एक रिएक्शन है, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, अब हम उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा, कितने गुना बढ़ जाएगा। 10 से क्या आ गया, 20, 20 से 30, 30, ये मैं इधर लिखता हूँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60, 70 और 80। 10, यहाँ भी 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 10 और यहाँ भी 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड 7 दफ़ा बढ़ाया, तो 2 रेज़ पावर 7। तो 2 को 7 दफ़ा, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 वगैरह वगैरह। आप इसको करके ना तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझे? ये आपको मैं समझाता हूँ इस तरह, या तो इसका सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो बताएं रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज 2 टाइम, 2 गुना। अगला क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर 10 से 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना। फिर आप इस तरह उसको टैकल करेंगे। कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट आल्टर, आल्टर का मतलब होता है चेंज करना, चेंज का मतलब होता है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, कम करता है। नेगेटिव कैटलिस्ट को हम रिटार्डर भी कहते हैं, रिटार्डर, रिटार्डर जो रोकता है, नेगेटिव कैटलिस्ट है रिटार्डर जो रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों के ज़हन में सिर्फ एक ही बात बैठी हुई कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, नहीं, स्लो भी करता है। अच्छा, अ कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अ कैटलिस्ट जो है वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करता। अच्छा जी, इसका मतलब मैं ज़रा आपको बता, ठीक है। अच्छा, अ कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस द अमाउंट। अच्छा, इसका माने क्या है, सुनना। आप ना आम से एग्जांपल, आटा गूंद लेते हैं, 2 किलो आटा गूंद लिया। अब आप 2 किलो आटा लेके ना वो तंदूर वाले के पास जाते हैं, आप उसको कहते हैं जी
इसकी ना रोटियां लगा दे, तो वो क्या करता है, वो उस 2 किलो आटे की 20 रोटियां लगा देता है। तो वो जो 20 रोटियां वो प्रोडक्ट है। अब वो बड़ा ना लेज़ी बंदा है, उसने 10 मिनट ले लिए रोटियां लगाने में। अच्छा, अगले दिन आप दोबारा उतना ही आटा लेके जाते हैं। अब आप उसके मालिक को कहते हैं कि ये बड़ा लेज़ी आदमी, मुझे जल्दी है, इसे कहें कि आज ना टाइम ना लगाए, जल्दी करें। अब वही बंदा थोड़ा सा तेज़ हो जाता है अपने मालिक की वजह से। मालिक यहाँ कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। अब वो 10 की बजाय 5 मिनट में रोटियां लगाएगा। बताओ, उतने ही आटे की क्या वो 20 रोटियां लगाएगा या 100 कर देगा या 200 कर देगा? ज़रा सोच। इससे मैं आसान सी मिसाल आपको दे सकता हूँ, मुझे बताओ, इससे भी आसान सी है। अगर पहले आटा था तो उसकी 20 है, तो आप भी उतना आटा है तो 20 ही बनेगी ना, 100 तो नहीं बनेंगे। इसको सोचने वाली कोई बात है, मुझे बताओ। अब फर्क क्या आया? क्या वो जो कैटलिस्ट है, मालिक है, उसके कहने पे उसने तेजी से रोटियां तो जरूर लगाई, लेकिन क्या रोटियों की तादाद पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को तो जरूर इन्फ्लुएंस करता है, तेज कर देता है, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और आखिरी बात, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है? कैटलिस्ट ना अल्टरनेटिव पाथ देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है। इस तरह स्टूडेंट, हमारे पास एक और टर्म आ गई। अब तक जो हमने पढ़ा ना, दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। 2 चीज़ें, एक रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स ओके, और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की तरफ। एक बहुत अहम टॉपिक बेटा जी, दैट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये बहुत अहम टॉपिक है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट तो सारे ही है ना, लेकिन इससे अक्सर ना MCQ पूछा जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, मैं इसको ना सिंपली कहूँगा रेट कांस्टेंट, सिंपली। और इसको मैं ना K से रिप्रेजेंट, स्मॉल K, कैपिटल नहीं, उससे मैं रिप्रेजेंट करूँगा। मैं ना आपको इसकी ना 3 बातें आपको आनी चाहिए। 3। नंबर 1, आपको ना इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2, आपको K के यूनिट्स आने चाहिए, यूनिट्स भी, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं करता। और तीसरी बात, आपको जो रेट कांस्टेंट K है, इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए कि इसको हम कहाँ से डिराइव करना है। ये 3 बातें आपको आनी चाहिए। अच्छा बेटा जी, पहली बात, रेट कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन हम कैसे, मैं 2 डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक जनरल गैस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है, A B B C C D D। इसमें जो कैपिटल A B C D हैं, ये जो कैपिटल हैं A B, ये दोनों रिएक्टेंट है, और C D ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। एक तो ये बात आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल A B C D हैं, स्मॉल, ये 2 बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये दोनों जो मैंने टर्म्स लिखी है ना, ये आपको आनी चाहिए कि स्मॉल ABC किसको ज़ाहिर करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, या जो था मैंने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलें जी, अब दोबारा आओ, ये जनरल रिएक्शन, अगर मैं इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूं, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट कौन से, A और B। अच्छा, उनके जो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, स्मॉल B, वो एक्सपोनेंट की सूरत में अपीयर होगा। अब आप क्या करो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करो, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, K। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ये इसमें जो बेटा जी K है ना, K, वो हमारी ज़रूरत है, ये K। इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर जो 3 नाम दिए हैं, मैं इसे क्या बोलूँगा, मैं इसे रेट कांस्टेंट बोलूँगा, मैं इसे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलूँगा, मैं इसे वेलोसिटी कांस्टेंट बोलूँगा। पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन निकाल लो। K को जानना चाहते हो ना, इनको दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो पहली डेफिनेशन क्या बनी, K दैट इज इक्वल टू, स्मॉल K दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब आप कहेंगे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कहाँ से आ गया, और ये दोनों रिएक्टेंट्स नहीं है, ए और बी, और सिक्योर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि उनकी क्या दी जा रही है, कंसंट्रेशन। अब आप इसको बोल लो, जब दो चीज़ें बटे में आती हैं ना तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ा क्या है, रेशो। तो के क्या है, के दो चीज़ों के दरमियान रेशो है। किस किस के दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये एमसीक्यू आता है कि द रेशो बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो आप अच्छा, दूसरी बात, अब यही मैं दोबारा इक्वेशन लिखता हूँ। मैंने लिखा रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी। ये मैंने दोबारा वो ऊपर वाली इक्वेशन लिख दी। अब आपने काम क्या करना, फर्ज करते हैं सपोज आपने जो कंसंट्रेशन ऑफ ए वो ले ली 1 मोल पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी आपने ले ली 1 मोल पर डीएम क्यूब। बेटा जी जब आप 1 लेते हैं 1 मोल पर डीएम क्यूब, 1 को हम 1 हम इसको लिखते हैं यूनिटी। ये अक्सर ना एमसीक्यू में लफ्ज़ यूनिटी इस्तेमाल होता है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्केल में मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिटी में ले रहा हूँ। ये मैंने क्या किया, ये इतना मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को किस में लिया, यूनिटी में, 1। अब ना ये जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे 1 लिखो, ये मैंने 1 लिख दिया, और उसकी पावर क्या आएगी, ए। जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे भी 1 लिखो, और उसकी पावर क्या आएगी, बी। और आपको पता है अगर 1 का एक्सपोनेंट जो मर्जी हो, 1 का एक्सपोनेंट 100 हो, 500 हो, 1000 हो, आंसर क्या आता है, 1 आता है। इट्स ओके। अब हमारे पास अगर ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के, एंड दिस इज आवर सेकंड डेफिनेशन। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई, दूसरी डेफिनेशन है रेट कांस्टेंट, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हैं, इक्वल है, लेकिन कब, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन यूनिटी। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या लोगे, 1 लोगे। अच्छा, मैंने कहा मैंने आपको रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन समझानी है, इट्स ओके। अब हम किधर आते हैं, इसके यूनिट्स की तरफ। बेटा जी यूनिट से पहले ना कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज। पहली बात, रेट के इसकी वैल्यू रेट पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और दूसरी के की वैल्यू कैटलिस्ट की मौजूदगी पर डिपेंड नहीं करती, के की वैल्यू कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड। अगर आप इतनी बात को याद करना चाहते हो ना, इतनी बात को, और ये आप चाहते हैं कि कभी भी ना भूले, तो कंपैरेटिव स्टडी कर लो। आपने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें केसी को पढ़ा था, अगर याद है तो, और मैंने कहा था केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अ चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस द केसी ऑफ द रिएक्शन। केसी डज नॉट डिपेंड अपॉन ना तो कंसंट्रेशन पे, ना प्रेशर वॉल्यूम पे, ना कैटलिस्ट पे, किसी पे डिपेंड नहीं। जो आपने केसी के बारे में बोला, आज वो किसके बारे में बोल दो, के के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन बाकी तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अहम तरीन नुकता ये आ गया, यूनिट्स। के यूनिट्स क्या है, ये ना अक्सर ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब को जो मैं टेस्ट दूंगा परसों, उसमें पूछा जाएगा आपसे के यूनिट्स। वो कहते हैं के यूनिट ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने कहा यूनिट्स ऑफ, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पर इसको आप देख सकते हैं। बेटा जी लिखा है कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो रिलेशन है, मेरे बच्चे इसको रट्टा लगाना है, ये आपको आना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। लिखा हुआ है मोल
पर DM क्यूब इंटू 1 माइनस n, टाइम को सेकंड में ले लो, जगह सेकंड माइनस 1, ये लिखा होगा। अब आप कहेंगे जी बाकी तो ठीक है, मोल का भी पता है, DM क्यूब का पता है, सेकंड का भी पता है, ये n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मसलन मैं आपसे कहता हूँ बेटा जी आपके पास ना, पहली बात आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन है, इट्स ओके। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ n इज 0 है। अब यूनिट्स ऑफ k क्या होंगे? तो आप भला काम क्या करो, आप ये काम करो कि यहाँ जो n इसकी जगह पे 0 लगा दो, तो 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1, जो 1 होगा तो ये आपके पास बनेगा मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। तो पहली बात 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट्स हैं, ये MCQ आ गया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए k के यूनिट क्या होंगे? आप कहेंगे मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। एक और MCQ आ गया कि देखो जो यूनिट k के हैं वही रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है मोल पर DM क्यूब पर सेकंड। और 0 ऑर्डर के लिए मैं सिर्फ 0 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है MCQ क्या आता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ k इज सेम एज दैट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आंसर क्या होगा? 0 ऑर्डर। दूसरी बात नंबर 2, दूसरा आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आप क्या करोगे? n दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ना n की जगह पे 1 पुट करो। जब 1 पुट करोगे ना 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और अगर किसी बेस का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो किसके बराबर? 1। इसका मतलब है ये सारा फैक्टर तो ख़त्म हो गया, तो फिर आपके पास क्या आएगा? s माइनस 1। अब MCQ क्या आएगा? MCQ 2 तरह से पूछा जाएगा। एक, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ k इज यू विल आंसर पर सेकंड। ये एक तो ये MCQ आ गया। दूसरा MCQ क्या होगा? एक लंबी तमहीर बंदी होगी, एक रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है, तो इतने टेम्परेचर पे हो रहा है, आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को यूं करते हैं वो, और उस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू 1.9 क्रॉस 10⁻⁻⁶ पर सेकंड है। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? वो एक लंबी ऊपर कहानी करेगा और हिंट आपको ये दे जाएगा ये वाला, और इसमें k के साथ क्या यूनिट यूज़ कर रहे हैं? पर सेकंड। जो ही आप k के यूनिट देखोगे ना, आप फौरन कहोगे कि अगर k के यूनिट पर सेकंड आ रहे हैं ना तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट। मेरी बात को समझे? तीसरी बात, अब आपके पास आ गया नंबर 3 पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ना n की जगह पर 2 लिखो, तो 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1। जब एक्सपोनेंट -1 होगा तो ये बन जाएगा मोल -1 और DM प्लस 3, और ये तो पर सेकंड आएगा। इसके भी इस तरह के MCQ जैसे मैंने पहले बोले ना वो आएंगे। और बेटा जी एक मैं आपको काम देता हूँ, आपने ना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 3, इसके नाम मुझे यूनिट आपने बताने, ये आपका काम होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ टर्म ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत खूबसूरत बात, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ना पहले इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, ये डेफिनेशन दोनों इसको याद करना है। डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन आल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। समझ आ जाए तो पढ़ लेना। द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड। ये मैं भी समझा दूंगा। अच्छा अब सुनना, आप जब MD कैट का पेपर करते हैं ना, मुख्तलिफ नौइयत के MCQs आते हैं। कुछ MCQs न्यूमेरिकल बेस है, कुछ MCQs उसमें कोई डायग्राम ग्राफ दिया जाता है उससे रेलेवेंट क्वेश्चन, कुछ MCQs रीजन बेस है, कुछ MCQs कंसेप्चुअल है, कुछ MCQs में कंपैरेटिव स्टडी होती है, कुछ MCQs डेफिनेशन या स्टेटमेंट बेस होते हैं। मतलब यही आ जाता है, स्टेटमेंट क्या आती है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स whose concentration alter as a result of chemical change is called, option A rate constant,
बीटा, ऑर्डर फ्रैक्शन, चार्ली, मोलेकुलरिटी, डेल्टा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. Such kind of MCQs are called statement based, definition based. तो इसका मैं बताना बड़ा क्या चाहता हूँ कि आपको ना ये दोनों डेफिनेशंस भी याद कर दें. ठीक है, अब ना असल नुक्ते की तरफ आए. मेरे बच्चे, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा. अगर आपको यहाँ मेरी बात समझ आ जाएगी तो आप ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन से रेलेवेंट जो क्वेश्चन आए आप उसको आंसर कर पाए. अगर आपको मेरी बात समझ नहीं ना आएगी तो फिर ना दीवारों से टकरे मारते फिरना. आपको कभी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का आसान सी बात सुनो. मेरे पास एक रिएक्शन है A to A प्लस B to B गोज टू C to C प्लस D to D. ये एक रिएक्शन है. अब इसमें आपको पता है ये जो स्मॉल ABC है ये नंबर ऑफ मोल को ज़ाहिर करता है. अब मेरा सवाल क्या है कि बेटा जी मुझे बताओ कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है. मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ. मैं जो तरतीब बताऊंगा ना आपको, आपने उस मेरी तरतीब को फॉलो करना. लो जी, ये रिएक्शन है और मैं आपसे उसका क्या पूछ रहा हूँ, ऑर्डर. इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? आप कहेंगे सर पहला काम मैं ये करूँगा, नंबर 1 मैं ना रेट इक्वेशन लिखूँगा. रेट इक्वेशन कह लो या आप इसे रेट लॉ कह लो. लॉ, ये पहला काम आप करेंगे. अच्छा, कैसे? आप लिखोगे रेट दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बी. ये आप लिखोगे. ठीक है, जब आप ये लिखोगे ना, असल काम यहां से शुरू होगा. आपने ना इसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखने. यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मुझे एक्सपोनेंट चाहिए. एक्सपोनेंट ये चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ बी, उसका मुझे एक्सपोनेंट चाहिए. आपने क्या करना है, मैं इन दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर लूँगा. फर्ज करते हैं यहाँ आता है m, यहाँ आता है n, तो मैं m और n दोनों को ऐड कर लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन. अब मैं ये एक्सपोनेंट कहाँ से लाऊँ? इन एक्सपोनेंट को मालूम करना ही तो फन है, बस और कोई बात नहीं. इन एक्सपोनेंट के लिए नंबर 2 यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, लैब में जाना पड़ेगा. मैं आपके साथ ना उस एक्सपेरिमेंट का डाटा शेयर करता हूँ. देखो, आप लैब में गए, आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट ऑफ रिएक्शन आपने ना एक इस तरह का टेबल एस्टेब्लिश करना. ये टेबल. अब आपने काम क्या करना, आपने ए ले लिया सपोज 1 मोल पर dm क्यूब, आपने बी ले लिया फर्ज करते हैं 1 मोल पर dm क्यूब. ये इतना ले लिया. रेट ऑफ फ्रैक्शन फर्ज करते हैं वो है 2 मोल पर dm क्यूब. ये ना 2 मोल पर dm क्यूब पर सेकंड. ये आपके पास है. ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर ए. ये आपने कर लिया काम. अब असल काम शुरू होगा. जितना मैंने आज का जो लेक्चर है ना, उसका मरकजी नुक्ता आप आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था. अब सुनो, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ए की कंसंट्रेशन 1 मोल पर, बी की कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm क्यूब ही रखता हूँ. यानी पहले भी वो 1 थी, अब भी मैं 1 रखता हूँ. 1 रखने का मतलब है मैं उसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट ले रहा हूँ. अब मैं ए की कंसंट्रेशन को 2 मोल पर dm क्यूब कर देता हूँ. ये मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. अब मैंने क्या किया, मैंने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट. अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ूंगा. मैं इसको देखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आई है. पहली बात, पहला ऑप्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पहले 2 मोल पर dm क्यूब पर सेकंड था, अब भी 2 मोल पर dm क्यूब पर सेकंड ही रहे. ये पहला चांस हो सकता है. आपने क्या किया, आपने ए की कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया. लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पहले भी 2 था, अब भी 2 था. रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा. आपका जो एक्सपोनेंट आएगा ना, एक्सपोनेंट वो आएगा 0.
क्या आएगा? 0। क्या, दोबारा मेरी बात करो, अगर आप रिएक्टेंट ए उसकी कंसंट्रेशन को डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? 0। अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया, दूसरा चांस हो सकता है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन 2 की बजाय हो जाए 4। ये मैं दूसरा ऑप्शन बात कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन को भी डबल किया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए को भी डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। अब आप एक्सपोनेंट क्या लेंगे? 1। तीसरी बात, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करें, आई एम सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करें, 1 से 2 करें, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 मोल पर डीएम क्यूब हो जाए, 8 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड हो जाए, तो अब आप इसके ऊपर क्या लोगे? 2। मेरी बातों को दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपसे कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करो, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तो एक्सपोनेंट क्या लोगे? 0। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करो, कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करो, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाए, 2 से 4 हो जाए, तो फिर आप एक्सपोनेंट क्या लोगे? 2। तीसरी 1। और तीसरी बात, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल करो, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना, डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाए, तो फिर अब आप क्या लोगे? 2। मैं मजीद बात को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ, ज़रा मुझे बताओ। पहली बात, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को दोगुना करूँ, कंसंट्रेशन ऑफ ए को दोगुना करूँ और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ना हो, तो आप क्या लोगे? 0। मैं इसको मजीद बढ़ाता हूँ बात को। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाऊँ, 4 गुना बढ़ाऊँ, 6 गुना बढ़ाऊँ, 10 गुना बढ़ाऊँ, if I change the concentration of A but there is no change in rate of reaction, मैं एक्सपोनेंट क्या लूँगा? 0। दूसरी बात, अब दूसरी बात को तवज्जो से सुनना है। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को जितने गुना बढ़ाऊँ, आई एम सॉरी, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को जितने गुना बढ़ाऊँ, अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़े, तो फिर मैं क्या लूँगा? 1। अब ये मेरी बात को सुनना है, मैंने क्या बोला? अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना बढ़े, 1। कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन भी 4 गुना बढ़े, 1। 4 गुना बढ़ाया, 4 गुना बढ़ा, 1। 6 गुना बढ़ाया, 6 गुना बढ़ा, 1। 8 गुना बढ़ाया, यानी जितने गुना मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए को बढ़ाया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़े, तो फिर क्या लेना है? 1। और अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन 2 नहीं 4 गुना बढ़ जाए, तो फिर क्या लेना है? 2। मेरी बात को समझो दोबारा ज़रा, मैंने क्या कहा? ये मैंने बातें आपको याद करवानी है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ाता जाऊं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सपोनेंट क्या लोगे? 0। अब दूसरी बात, मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को 2 गुना बढ़ाया, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना बढ़ गया, क्या लूँगा? अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 6 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन भी 6 गुना बढ़ेगा, क्या लेना है? 1। चलो आखिरी बात, सेकंड लास्ट, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ ए को 2 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाए, 2। अब आखिरी बात, अब आप जवाब देंगे तो मैं समझूंगा आप कामयाब हो गए। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 गुना बढ़ाऊँ, रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़े, अब क्या लिखोगे? हाफ लिखोगे, माइनस ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? हाफ। कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई? 4 गुना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा? 2 गुना, क्या लिखोगे? हाफ। चलो दोबारा मुझे बताओ। अब ना अब जरा, अब मैं एक ही कंसंट्रेशन को 1 ही रखता हूं, मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, यानी एक ही कंसंट्रेशन पहले भी 1 थी, अभी 1 कांस्टेंट। अब मैं बी की कंसंट्रेशन को 2 मोल पर डीएम क्यूब ले जाता हूं, यानी मैंने बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? डबल। अब 3 मेरे पास ऑप्शन आ सकते, 3 नहीं कई आ सकते। अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल करूं, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, क्या लोगे? एक्सपोनेंट 0। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाए, इसको डबल करने से वो भी डबल हो जाए, तो फिर 1। और अगर इसको मैंने डबल किया, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ गया, 2 ले। बात समझ आ गई? आखिरी एक नुक्ता समझना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। बेटे जी नुक्ता भला क्या है?
इतनी बातें समझने के बाद अब मैं नई बात करने जा रहा हूँ, लेकिन इसी का हिस्सा होगा। आपके पास एक रिएक्शन है H2 + I2 गोज़ टू 2HI, ये एक रिएक्शन है। मैं कहता हूँ बेटा जी मुझे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं। आप कहेंगे सर पहले हमें रेट इक्वेशन तो लिख के देना। तो मैं रेट इक्वेशन लिखता हूँ, रेट दैट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। लेकिन असल रेट इक्वेशन तब मुकम्मल होगी जब आप इसका क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट। इट्स ओके। चलें मुझे ना आपने एक्सपोनेंट बताने, अभी जो आपने कुछ देर पहले बताया था। अगर मैं आयोडीन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता हूं, जितने गुना मैं H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़ता जाता है। बताओ क्या ऊपर लिखूंगा, 1 लिखूंगा ऊपर। क्या लिखूंगा, 1। बिल्कुल इसी तरह अब मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देता हूं, जितने गुना मैं आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ाता जाता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतने गुना बढ़ता जाता है। इसके ऊपर भी क्या लिखूंगा, 1। अब अगर आप इस रिएक्शन का ऑर्डर लेना चाहते हैं तो आप इन एक्सपोनेंट का क्या ले लोगे, सम। ये देखो ना, द सम ऑफ सम ऑल एक्सपोनेंट, उन तमाम एक्सपोनेंट का सम टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड, जो रेट इक्वेशन में ये कंसंट्रेशन के ऊपर लिखे हुए हैं। अब आपने लिया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। असल जो मैं बात समझाना चाहता हूँ ना, वो ये नहीं जो लिखा है, वो ये है कि ये जो मैंने आपको रिएक्शन दिया है ना, ये वाला, ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, आयोडीन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन दोनों रिएक्टेंट के लिहाज से सेकंड ऑर्डर। मेरी बात को समझे ना, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको भला क्या दिया जाएगा, ये रिएक्शन दे के इसके नीचे ये रेट इक्वेशन दे देगा और नीचे सवाल पूछेगा कि ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं जिसकी रेट इक्वेशन भी आपको बता दी, बताओ आयोडीन के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट। हाइड्रोजन के लिहाज से फर्स्ट, लेकिन दोनों के लिहाज से सेकंड ऑर्डर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये ना कुछ डेफिनेशंस है, ज़ीरो ऑर्डर डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बताई, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये रिएक्शंस आपको आने चाहिए। ये कौन कौन से रिएक्शन हैं जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ऑल तकरीबन ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर यूजुअली, तकरीबन यूजुअली, कुछ हो सकते हैं जो ज़ीरो नहीं, लेकिन ज़्यादातर फोटोकेमिकल रिएक्शन ज़ीरो ही होते हैं। ये वाला रिएक्शन ये भी बता रहा है कि ज़ीरो। अब बात को गौर से सुनना है। अगर आप बलूचिस्तान बोर्ड से पेपर दे रहे हैं UHS से, तो फिर आपने बलूचिस्तान बोर्ड की जो बुक है ना, उसमें जो ये ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद करना। अगर आप UHS से एग्ज़ाम दे रहे हैं पंजाब से, तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जाम्पल्स हैं वो रटा लगाना। फेडरल से तो उनकी, यानी जिस प्रोविंस से या फेडरल से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं MD कैट का, आपने अपनी बुक्स के मुताबिक आपने इन रिएक्शंस को याद करना। बात दफ़ा आता है ना सवाल कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 आना 2 आना, तो वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो जितने भी आपकी बुक्स में रिएक्शन दिए हुए हैं ना, उन रिएक्शन का आपने ऑर्डर याद कर लेना है। और यूनिट्स ऑफ केस के लिए भी आपने पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेफिनीशन, मैथमेटिकल फॉर्म, और ये एग्जाम्पल आए। बिल्कुल इसी तरह सेकंड ऑर्डर में ये डेफिनीशन आपको आती है, डेफिनीशन याद करने की इतनी ज़रूरत भी कोई नहीं। हाँ, आपको ना एग्जाम्पल आनी चाहिए। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखी है ना, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक है आपको, या फेडरल के मुताबिक है, आपको बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक आनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है यूनिट ऑफ के, ये तो पीछे हम करके आए ना कैलकुलेट करके। इस तरह बेटा जी जितना हमने पढ़ा है ना अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो यहाँ पे समराइज फॉर्म में। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक का रेट इक्वेशन क्या है वो आपके सामने, हर एक की एग्जांपल। मैं इस पे फोकस कर रहा था कि मेरे बच्चे आपने इन एग्जांपल्स को याद करना है। और ये वाला सिंपल है, यूनिट्स ऑफ के,
यूनिट्स ऑफ के यहाँ अगर देखोगे ना 3 मुख्तलिफ शक्लों में लिखे होंगे। अगर आप इसको देखोगे 3 मुख्तलिफ शक्लों में लिखा हुआ है। मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड भी लिखा हुआ है, फिर कॉन्क पर सेकंड भी लिखा हुआ है, और फिर मोलैरिटी पर सेकंड। तो आपको तीनों में याद होने चाहिए। कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में भी होती है, कंसंट्रेशन एम मोलैरिटी में भी होती है। बेटा जी एक और चीज़ आ गई, सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, PPSEUDO सोडो। सोडो का माने होता है फॉल्स, फॉल्स। सोडो का मतलब है झूठ मूठ, झूठ मूठ, फॉल्स गलत। सोडो फर्स्ट ऑर्डर यानी झूठ मूठ का फर्स्ट ऑर्डर। मतलब ज़रा सुनना, ये मेरे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस रिएक्शन में आप देखोगे दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, वाटर के साथ रिएक्शन। इन दिस केस वाटर इज इन लार्ज एक्सेस। ये बहुत ज़्यादा जोर है, एक्सेस बहुत ज़्यादा, लार्ज एक्सेस बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो आपके पास वाटर इज इन लार्ज एक्सेस और आपके पास ये प्रोडक्ट से मुझे तल्लक ही कोई नहीं। अब अगर आपने इसकी रेट इक्वेशन लिखी, अब मैं इसको कुछ देर के लिए नेगेट करता हूँ। अगर आप रेट इक्वेशन लिखें तो आप साफ ज़रा लिखेंगे, आप लिखेंगे रेट दैट इज कल टू के, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 टेकन थ्राइस CBr, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये वाला रिएक्टेंट, इसको समराइज करके मैंने, और साथ आप वाटर लिखेंगे। लेकिन अब याद रखना, अब बज़ाहिर भला क्या लगता है कि मिनिमम इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1 तो आना चाहिए। अगर 1 आएगा तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 2, ऐसा लगता है। क्या ऐसा है भी? आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि जब कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होता है ना, लार्ज एक्सेस में, अगर कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा उसको रेट इक्वेशन में नहीं लिखते। मैंने क्या बोला? व्हेन अ रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सेस दैट इज नॉट अपीयर्ड इन रेट इक्वेशन। तो आप रेट इक्वेशन में इसको नहीं लिखेंगे। अब फिर रेट इक्वेशन आपकी क्या बनी? वो बनी रेट दैट इज इक्वल टू के एंड कंसंट्रेशन ऑफ CH3 टेकन थ्राइस CBr, और इसकी कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाते जाते हो रेट ऑफ रिएक्शन उतने गुना बढ़ता जाता है। यानी इसके ऊपर क्या आ गया? 1 है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट। अब सवाल बड़ा क्या है, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो सिंपली इसको फर्स्ट ऑर्डर लिख देते। सोडो क्यों लिखा है? वो कहते हैं सोडो हमने इसलिए लिखा है कि 2 रिएक्टेंट होने की वजह से ये रिएक्शन दिखता सेकंड ऑर्डर है। 2 रिएक्टेंट हैं, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दूसरा क्या? वाटर। 2 रिएक्टेंट होने की वजह से ये रिएक्शन दिखता सेकंड ऑर्डर है, लेकिन हकीकत में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो दिखता सेकंड हो, हकीकत में फर्स्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सोडो फर्स्ट ऑर्डर। और सोडो होने की वजह ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर। अब आ गया फ्रैक्शनल। बेटा जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये 0 भी होता है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये 1.5 भी है, और बाज़ केसेस में ये नेगेटिव में भी है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, 0 भी होता है, फ्रैक्शन में भी होता है और नेगेटिव में, ये सब होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अब हम किस में पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शन। ये इक्वेशन ना आपने अच्छी तरह याद करना, अच्छी तरह, और इसमें देख लेना, ये ना बहुत इसको अच्छी तरह देख लेना है। आगे बढ़ो। ये जो है ना रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, बेटा जी ये वो स्टूडेंट जो नाम्स के हैं या वो स्टूडेंट जो आगा खां, तो उसमें ये ऐसा पूछा जा सकता है। आप MD कैट के लिए इसको छोड़ दें, इस पे आ जाओ। ये भी लर्निंग है, यानी इसको रट्टा लगाना, याद करना कि आर्डर टू फाइंड द यानी मेथड टू फाइंड द आर्डर ऑफ रिएक्शन। आर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे मालूम कर दिया हमने? फर्स्ट आर्डर, सेकंड और थर्ड आर्डर। ये जो मैं पीछे बातें कर रहा था, कंसंट्रेशन को इतने गुना बढ़ाएं तो ये होता है, तो ये होता है। एक्सपेरिमेंटल डाटा वो कहाँ से लाते हैं? वो इन मेथड से लाते हैं। एक मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है तुक्का लगाना। ग्राफिकल मेथड,
differential method, half-life method, and method of large excess. Beta ji, we have another very important topic, and that is half-life period. Half-life period. Definition. कुछ physics में आप पढ़ते हैं. Definition. It's the time which is required to convert 50% of reactant into product. यानी वो वक्त जिसमें रिएक्टेंट की आधी मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उस वक्त को, उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मैं ना कुछ एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल ये समझाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारी बातें आपको बताता जाऊंगा, पिक कर लेना अगर समझ में आ जाए तो। एग्जांपल क्या है? डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5। पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। 2N2O5 रिवर्सिबल 2N2O4O2, ये मैंने शुरू में भी इक्वेशन लिखी थी। पहली बात, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। नंबर 2, आपको इसकी हाफ लाइफ का पता होना चाहिए। और ये MCQ है, और ये ना, ये MCAT, आप तो MD कैट है ना, पहले MCAT होता था, 2008 में पूछा जा चुका कि बताएं डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? तो आंसर है 24 मिनट। और आगे टेम्परेचर भी है, इसका मतलब है टेम्परेचर हाफ लाइफ को अफेक्ट करता है। तीसरी जो बात आपने याद करनी है ना, A, B और C, तीसरी बात वो है कि जेहन में रखना है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये मेरी 3 बातें आपके जेहन में बैठ गई। इक्वेशन आनी चाहिए, आपको हाफ लाइफ 24 मिनट का पता होना चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट्स ओके। अब आओ, अब काम में आगाज करता हूँ। यहाँ पे ना एंड पे मैं एक ना लाइन बोलूँगा, वो मुझे अगर आपको समझ आ गई तो उसका मतलब ऊपर वाली बातें भी आप पिक कर गए। सुनो, आप ना N2O5 इसकी आपने कंसंट्रेशन लेनी है, और वो आप ले लो 1 मोल पर DM3। ये इसको हम ना A बोलते हैं। A, अब आप कहेंगे A क्या होता है? A होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन मीन जब आपने रिएक्शन शुरू किया तो रिएक्टेंट कितना लिया है आगाज पे, तो वो हमने लिया 1 मोल पर डे। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा जी 24 मिनट के बाद, 24 मिनट 24 मिनट के बाद, यानी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आपके पास ये रह गया आधा, एक का आधा रह गया, और एक का आधा होता है 0.5 मोल पर DM3। यानी आपके पास 50% बाकी बचा लेफ्ट, और 50% आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यानी 50% N2O5 रह गया, और जो आधी उसकी मकदार थी वो किस में कन्वर्ट होगी? N2O4 और O2 में। अच्छा, मज़ीद टाइम गुजरा 24 मिनट। पहले 24, अब 24, तो कितने हो गए? 48 मिनट। 48 मिनट यानी सेकंड हाफ लाइफ के बाद 2 हाफ लाइफ हो गई। अब आपके पास ये बन गया रह गया 0.25 मोल पर DM। कितना बचा? यानी लेफ्ट कितना रह गया? 25% रह गया, और प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया? 75%। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तीसरी बात, अब आप ना इसको मज़ीद टाइम कितना दे दो? 24 मिनट। यानी अब यू हैव द 72 मिनट, और ये कौन सी होगी? ये होगी थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ के बाद। अब ये कितना बचा? ये बचा 0.125 मोल पर DM। इट्स ओके। यानी अब आपके पास बचा कितना? मेरे पास ये बचा है ये 25 का मज़ीद आप इसको ये अच्छा 87.5% इट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, और ये इसमें कितना 13.5 बचा, 12.5% जो है ये बच गया। अगली हाफ लाइफ के बाद वो 72 में मज़ीद 24 मिनट शामिल कर, फोर्थ हाफ लाइफ, ये कितना बचा? 5वीं, 6ठी, 7वीं। ये पूरी ज़िंदगी लगे रहो, बल्कि आपके आने वाली 100,000 नस्लें भी लगे रहें, और आप कहें ना कि सर
सर ये हमने 1 मोल लिया था, ये 0 कब होगा? 1 का हाफ हो गया 0.5, उसका हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया। 0 कब होगा कि N2O5 0 रह गया और सारे का सारा किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। वो कभी भी नहीं 0 होगा। मैंने एक दिन आपको बताया था ना, कायनात में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो 0 उस पे तो पहुंचने के लिए बड़ी साल चाहिए। अच्छा, अब ख़ास बात क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ बेटा जी, आपने लिया 1 मोल पर dm क्यूब इनिशियल कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ थी 24 मिनट। आप 1 के बजाय 10 मोल पर dm क्यूब ले लो, अब भी हाफ लाइफ 24 मिनट ही रहेगी। अब 100 मोल पर dm क्यूब ले लो, अब भी हाफ लाइफ 24 मिनट ही रहेगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी मर्जी लेते जाओ, हाफ लाइफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मेरी बात किसके लिए दुरुस्त है? अगर रिएक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं सेंटेंस क्या बोलता हूँ, ये जो लास्ट लाइन थी, सेंटेंस क्या बोलता हूँ? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब आगे आओ, वी हैव डिसइंटीग्रेशन ऑफ ये वर्ड। अब सुनना, यूरेनियम 92-235, बेटा जी ये रेडियो एक्टिव यूरेनियम है, ये रेडियो एक्टिव है। इसकी जो हाफ लाइफ है ना T1/2 हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ 7-10 मिलियन ईयर्स है। इसकी हाफ लाइफ, इसको मैं 7.1 क्रॉस 10⁸ ईयर्स है। बात समझ नहीं आई दोनों बातों से। इसकी हाफ लाइफ 71 करोड़ साल है। मतलब अगर मैं 1000 ग्राम, जिसे मैं 1 kg कहता हूँ, यूरेनियम लेता हूँ, तो 7.1 क्रॉस 10⁸ ईयर्स यानी 71 करोड़ साल के बाद मेरे पास 500 ग्राम रह जाएगा। और अगले 71 करोड़ साल के बाद मेरे पास 250 ग्राम रह जाएगा। अगले 71 करोड़ साल के बाद मेरे पास 125 ग्राम रह जाएगा। अगले, इसको हाफ से करते जाओ। इसका मतलब है वो जो 0 तक पहुंचने के लिए इतना वक्त लगेगा कि आप उसको मैयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये यहाँ भी बात रखते हैं, ये जो ऊपर था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। ये जो रिएक्शन है ना, दिस इज कॉल्ड ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। तो जैसे मैंने ऊपर कहा था ना कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ भी आप क्या कहोगे? हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। आप 500,000 ग्राम के बजाय 1 ग्राम ले लो, 1 ग्राम को भी आधा ग्राम में कन्वर्ट होने के लिए कितना साल चाहिए? 71 करोड़ साल चाहिए। यानी अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कम ज़्यादा करने से हाफ लाइफ पर कोई फर्क, लेकिन ये तब है अगर वो रिएक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑर्डर। ये तब है अगर वो रिएक्शन होगा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अगर वो सेकंड या थर्ड ऑर्डर होगा तो ऐसा नहीं होगा। मसलन ये देखो, हाफ लाइफ पीरियड एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ज़रा अगर ये लफ्ज़, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ना, अगर आप इस रिलेशन को समझ लो ना, इसकी मुझे स्टेटमेंट बना के देना। चलो मैं आपको बताता हूँ बेटा जी, यहाँ T1/2 है हाफ लाइफ पीरियड T1/2। यहाँ पे N है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे A है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैंने आपको सब बातें बता दी, मुझे आप इसका सेंटेंस बना के दो। तो मैं आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ, एक दफ़ा मैं बोलता हूँ सेंटेंस पे भी, पहले मैं इसको बोलूँगा। इसको लिखा हुआ है T1/2 हाफ लाइफ पीरियड, नीचे N लिखा हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने लेफ्ट साइड बोल दी, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे आ गया ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए को क्या बोलोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेज पावर, ऊपर क्या है ना, रेज पावर N-1। N-1 को क्या कहोगे? 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। N-1 को क्या कहोगे? 1 लेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं दोबारा आप तेजी से बोलूँगा,
लेफ्ट साइड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज पावर 1 लेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो ये आपको रिलेशन आना चाहिए, ये मैंने स्टेटमेंट भी बोल दी, मैथमेटिकल फॉर्म भी आ गई। अब अगर आपके पास n इजकल टू 0 हो, n इजकल टू 1 हो, n इजकल टू 2 हो, n इजकल टू 3 हो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना n, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 0 ऑर्डर होगा तो n की जगह पे आप क्या पुट करोगे? 0 0 माइनस 1 दैट इजकल टू -1, ऐसे ही होगा ना। अगर -1 होगा तो ये बन जाएगा t हाफ इंटू 0 0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अब आप कहेंगे a सर कहाँ से आ गया? और बेटा जी 1/a की पावर क्या आएगी? -1 है ना, तो जब आप ऊपर ले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? a हो जाएगा। अच्छा दूसरा, अब आप फर्स्ट ऑर्डर को आ जाओ। फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे अब n की जगह पे 1 लिखोगे। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। a की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1। इसका मतलब है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ये आपको कभी पढ़ा है? ये जो है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर होगा तो उसकी हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। कभी आपने पढ़ा है इस बात को? सोचो तो सही, कभी आपने ज़िंदगी अपनी में ये वाला नुक्ता पढ़ा है कि हाफ लाइफ अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसकी जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। आपको 2 सेकंड पहले नहीं पढ़ाया, ये आपको क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया नहीं कि ये वाला जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, अगर आप उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 लो, 10 लो, जितनी मर्जी लो, तो वो हाफ लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा स्लो लर्नर हो, इस तरह आपने सेकंड और थर्ड ऑर्डर को भी बेटा जी मैनेज करना है। एक ना ये रिलेशन है ये वाला, तो ये देखो ये मुख्तलिफ को ना शो किया गया आपने इस तरह, ये भी ना जो इधर ये वैल्यू आ रही है ना, कोशिश करना ये भी याद हो जाए। बेटा जी वी हैव द लास्ट टॉपिक सुन लेना, दिस इज़ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और मैं ये बड़ी डिटेल से पढ़ाता हूँ। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में ये देख लो, मैंने इसको ना वेल अरेंज किया हुआ था, ठीक है ना। तो अगर मेरे बहुत प्यारे बच्चे ना स्लो लर्नर ना होते, चीज़ को फ़ौरन तेज़ी से पिक करते जाते, मैंने ये जो सारी स्केजुअल दिया हुआ है ना, ये आगे ये 3-4 पेजेस थे, मैंने ये सारी जो तरतीब बनाता हूँ ना लेक्चर की, वो 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का लेक्चर होता है। बट दैट इज़ फॉर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो चीज़ों को पिक करते जाते हैं, और उसमें मैं कई और बातें बताता जाता हूँ। लेकिन जिनको ये समझाना, अभी समझा के हटते हैं ना कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड अपॉन हाफ लाइफ, अगले पेज पे आ जाता है ना तो आप कहते हो ये तो हमने पढ़ा ही कोई नहीं। तो दिस इज़ द स्लो लर्निंग प्रोसेस। उस स्लो लर्निंग स्टूडेंट के लिए ना फिर वो चीज़ों को तेज़ी से आगे लेके जाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वाला ना, ये आपने कहीं ना कहीं से इसको टैकल करना है। कल हमारा थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर होगा और उस लेक्चर के बाद परसों आपके इन दोनों यूनिट्स का टेस्ट होगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।